लास्ट क्लास में हमने ना होम रूल लीग की स्टार्टिंग करी थी, उसी में आज आगे बढ़ेंगे। होम रूल लीग पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने ये तो देख लिया था कि एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग स्टार्ट कर ली थी, और बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी देखा था। ये दो होम रूल लीग स्टार्ट होंगी हमारी, ठीक है ना। अब देखो क्या सीन था। पहले स्टार्ट कर ली थी होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने, और दूसरी होम रूल लीग स्टार्ट करी थी एनी बेसेंट ने, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। बेसिकली इस होम रूल लीग का पर्पस क्या था। दे यूज टू डू पॉलिटिकल डिस्कशंस विद जनरल पब्लिक इन देयर एरिया। ये अपने अपने एरिया के अंदर पब्लिक के साथ पॉलिटिकल डिस्कशन किया करते थे, टू प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन, कि लोगों को राजनीति के एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, एंड डिस्कशन टू सेटअप एन एजुकेशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट हम अपनी बनाएं। तो इस बात से, इनके आइडिया से एग्री करती थी एनी बेसेंट भी। प्रॉब्लम क्या थी, एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक से तो एग्री करती थी, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज जो एनी बेसेंट के फॉलोअर्स थे वो बाल गंगाधर तिलक को पसंद नहीं करते थे, और बाल गंगाधर तिलक के जो फॉलोअर्स थे वो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे। ये दोनों आपस में एक दूसरे के को पसंद करते थे, मतलब पसंद करने का मतलब यहाँ पे इनके थॉट प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे को यहाँ पे पसंद करते थे, इनके थॉट प्रोसेस को लाइक करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी, जो इनके फॉलोअर्स थे वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। अब देखो इनकी क्या डिमांड थी होम रूल लीग की। तो इनकी पहली डिमांड क्या थी, इनकी टोटल दो डिमांड थी बाल गंगाधर तिलक की होम रूल की। पहला कि जो हमारा इंडिया है ना, इसको किस हिसाब से बांटा जाए, इसको लैंग्वेज के हिसाब से बांटा जाए। कैसे लैंग्वेज के हिसाब से, अगर कोई मराठी बोलता है तो उसके लिए अलग राज्य हो जाए, पंजाबी बोलता है तो अलग राज्य हो जाए, कश्मीरी बोलता है तो अलग राज्य हो जाए, बंगाली बोलता है तो अलग राज्य हो जाए, हिंदी वालों का राज्य अलग हो जाए, तमिल वालों का अलग हो जाए, कन्नड़ वालों का अलग हो जाए, तेलुगु वालों का अलग हो जाए। यानी कि पहली डिमांड इनकी ये थी कि भाई भारत जो डिवाइड होना चाहिए ना, वो लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बनने चाहिए। यानी कि भारत के अंदर जो राज्य बनने चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेजेस बनने चाहिए, जिसकी जो लैंग्वेज है वो उस राज्य के अंदर रह सकता है। तो इस तरीके से लैंग्वेज के आधार पर आप राज्यों को बांट दो। पहली डिमांड ये थी। दूसरी डिमांड इनकी ये थी कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जा रहे हैं, जो भारत के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद किया जाए। यानी कि भारत के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। यानी दूसरी डिमांड इनकी ये भी थी कि जो इंडिया के अंदर अगर आप रहते हो, हिंदुस्तान के अंदर अगर रहते हो, तो हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। और हमारे देश को भाषा के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहिए अलग अलग स्टेट्स के अंदर। तो ये दो डिमांड इनकी थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जर्मनी में रहता है तो उसको जर्मन की पता होनी चाहिए, फ्रांस में रहता है तो उसको फ्रेंच आनी चाहिए, कोई भारतीय तो उसको हिंदी आनी चाहिए। तो इस तरीके से इनकी डिमांड थी कि भाई हम अंग्रेजी क्यों पढ़ें, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमारे लिए तो हिंदी आनी जरूरी है। कोई फ्रांस में रहता है तो उसको फ्रेंच आनी जरूरी है, कोई जर्मनी में रहता है तो उसको जस्ट लाइक जर्मनी आनी जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या थी, ब्रिटिशर्स को ये बात पता चलने लगी कि भाई बाल गंगाधर तिलक क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ इस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं कि आप हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो, इनके स्कूल्स में मत जाओ, और इस तरीके से ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने इन्हें क्या करा, एक शो कोज नोटिस भेजा। इनको बोला कारण बताओ नोटिस, यानी कि अभी अभी तो तुम्हें थोड़े दिन पहले हमने जेल में डाला था, क्या फिर से जेल में डाल था तुम्हें, बाहर निकलते तुमने फिर हरकतें स्टार्ट कर दी। यानी कि इनको एक शो कोज नोटिस भेजा गया और इनसे बोला गया भाई क्यों, ये बताओ कि हम आपको अरेस्ट क्यों ना करें, क्योंकि तुमने फिर से वही ड्रामा शुरू कर दिया अपना, फिर से वही प्रोटेस्ट करने, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। तो वो बाल गंगाधर तिलक को एक शो कोज नोटिस भेजा गया और इनसे पूछा गया कि भाई आपको जेल में क्यों ना डाला जाए। लेकिन क्या हुआ, इनका जो केस था इसको लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और मोहम्मद अली जिन्ना ने ये केस जीत लिया। यानी कि बाल गंगाधर तिलक को बाइज्जत बरी कर दिया गया, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के फेवर में डिसीजन आया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका ये केस लिया था। इसके बाद बारी आती है 1916 कांग्रेस के सेशन की, और कांग्रेस का ये सेशन बुलाया जाता है, और ये सेशन होता है लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो लखनऊ के अंदर कांग्रेस का सेशन था, और ये सेशन ना अपने आप में हिस्टोरिक सेशन होता है। हिस्टोरिक सेशन क्यों होता है, उसका एक रीजन था, क्योंकि आज वो दिन था जब हिंदू और मुस्लिम लीग, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग, दोनों आपस में इस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले थे, मिलने वाले थे। देखो कांग्रेस, मुसलमानों ने अपनी पार्टी अलग क्यों बनाई, उनको लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए उन्होंने क्या करा, अपनी एक इंडियन मुस्लिम लीग बनाई। अब आज फाइनली वो दिन आ गया था कि जब 1916 के कांग्रेस सेशन के अंदर कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग दोनों के दोनों आपस में मिलने वाले थे एक ही जगह पे। यानी कि दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल सेशन इन द ऑल सेशन। सारे सेशंस में सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल सेशन इसी को माना जाता है, 1916 के सेशन को लखनऊ के अंदर हुआ था।
क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस भी आई थी और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों का ज्वाइंट सेशन था, दोनों एक साथ आती हैं और रेजोल्यूशन ये लोग पास करते हैं, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो अगला टॉपिक जो होगा ना मेरा, वो लखनऊ पैक्ट ही होगा, क्योंकि लखनऊ के अंदर हुआ। और पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों किसी बात के लिए एग्री करेंगे, तो देखेंगे वो क्या बात थी। अभी इसके बाद जब लखनऊ पैक्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि क्या बात थी। अब देखो, ये सेशन बुलाया जाना है कांग्रेस के अंदर, बाल गंगाधर तिलक इस सेशन में जाने के लिए पूरी ट्रेन बुक करते हैं, यानी कि पूरी की पूरी ट्रेन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बुक करी जाती है, सारे के सारे लोगों को लखनऊ भेजा जाता है कि सेशन के अंदर आप ज्वाइन करो। अब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों यहाँ पे मिलते हैं और दोनों को लगता है कि भाई इनका आइडिया बहुत बढ़िया है, यानी कि जो होम रूल लीग है इनका आइडिया बढ़िया है, दोनों मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जो मॉडरेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम भी इस होम रूल लीग को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और लेकिन इतने में क्या होता है, एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक एक मूवमेंट अनाउंस कर देते हैं, क्या बोलते हैं, इफ एनी बेसेंट इज नॉट रिलीज आई विल गिव अ कॉल फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर एनी को नहीं छोड़ा आप लोगों ने तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, एनी बेसेंट को जेल में डाल देती है इसी बीच के अंदर। और उनके समर्थन में बाल गंगाधर तिलक आ जाते हैं और वे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के भी फॉलोअर्स अच्छे होते हैं। वो बोलते हैं अगर एनी बेसेंट को नहीं छोड़ा गया तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह की वो धमकी देते हैं। और इसी बीच के अंदर जो अगस्त डिक्लेरेशन अनाउंस हो जाती है, यानी कि जो मोंटेगू है जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इस समय 1917 से लेकर 1922 के पीरियड के बीच में, वो बोलते हैं कि हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट अलाउ कर देंगे। यानी कि अब डिमांड ऑफ होम रूल इज नो लॉन्गर सेडिशियस, इनकी कोई डिमांड ऐसी खास डिमांड नहीं थी। एनी बेसेंट को रिलीज कर दिया जाता है और उसके बाद इस मूवमेंट के बारे में एक न्यूज़पेपर लिखा जाता है, एक मैगजीन लिखी जाती है, एक आर्टिकल लिखा जाता है जिसका नाम होता है वैलेंटाइन रोल द ऑथर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। ये एक किताब लिखते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जो बेचैनी शुरू हो जाती है, मूवमेंट शुरू हो जाता है, उसके बारे में एक किताब होती है। और यहीं से क्या होता है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक एक साथ आ जाते हैं, दोनों के दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि ये लोग पहले भी एक होने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इनके फॉलोअर्स एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे। एनी बेसेंट के फॉलोअर बाल गंगाधर तिलक को पसंद नहीं करते और बाल गंगाधर तिलक के फॉलोअर एनी बेसेंट को। तो जब एनी को जेल में डाल दिया जाता है तो बाल गंगाधर तिलक आगे आ जाते हैं और वो बोल देते हैं कि अगर इनको रिलीज नहीं कराया गया तो मैं क्या करूंगा, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो ये था हमारे पास होम रूल लीग का पार्ट 2, यानी कि 2 होम रूल लीग इंडिया के अंदर आ चुकी हैं। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल का पर्पस सिर्फ एक, 2 पर्पस थे उनके। पहला पर्पस तो ये था कि जो भारत है, भारत को डिवाइड करा जाना चाहिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, यानी कि जो राज्य बनेंगे वो लैंग्वेज के हिसाब से बनाओ। दूसरा, भारतीयों के लिए स्कूलों के अंदर हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। भाई जैसे कोई फ्रांस में रहता है तो वहां पे फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जर्मनी में रहता है तो उनको जर्मन पढ़ाई जाती है, तो इंडिया में रहने वाले को हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, तो इंडिया में रहने वालों को हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए। तो इनका ये पर्पज था। फिर इनको कुछ नोटिस दिया जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना इनका केस लड़ते हैं और ये जीत जाते हैं। उसके बाद कांग्रेस का हिस्टोरिक सेशन होता है 1916 के अंदर। और ये हिस्टोरिक सेशन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों साथ में आते हैं। और इसी बीच के अंदर क्या होता है, एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया जाता है। फिर बाल गंगाधर तिलक एक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और इसी बीच में एक डिक्लेरेशन आ जाती है सेल्फ गवर्नमेंट की, क्योंकि मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट अलाउ कर देंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो कि वैलेंटाइन रोल होते हैं, वो इसके ऊपर एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था द इंडियन अनरेस्ट, कि भाई इंडियंस के अंदर अब बेचैनी शुरू हो गई है, वो लोग आजाद होना चाहते हैं। तो ये हमारा होम रूल लीग पार्ट 2 था। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। सर 1917 से 1922 में क्या हुआ था ये मॉन्टेगो सेक्ट्री वाला? बच्चे ये अभी भूल जाओ, अभी इसको डजंट मैटर, मैं भी 1916 में पढ़ा हूँ। ये इसी ठीक है सर। 1916 में अगस्त डिक्लेरेशन, इसको भूल जाओ। पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा ठीक है आपको सर। तब बताऊंगा, अभी नहीं डिस्कस करूंगा, तो पूरा टॉपिक पढ़ाना है मुझे आपको। अभी ठीक इसको है हम सर। डिस्कस नहीं करेंगे, पूरा टॉपिक करेंगे। अभी हम 1916 पढ़ेंगे। जी सर। और किसी को कुछ पूछना है? बस आपको इतना याद रखना है कि कांग्रेस का सेशन होता है, हिस्टोरिक सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लोग
मुस्लिम लीग दोनों ज्वाइन करते हैं इकट्ठे। अब देखो इसके बाद मैंने आपको बोला कि ये सेशन लखनऊ में हुआ था, तो अगला टॉपिक रहेगा मेरा लखनऊ पैक्ट। ठीक है, अगला टॉपिक मेरा आएगा लखनऊ पैक्ट, यानी कि लखनऊ में हुआ क्या ये देखेंगे। पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का मतलब है कि दो पार्टियां, और दो पार्टियां कौन सी हैं वो इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इन दोनों पार्टियों के बीच में कुछ समझौते होंगे। लेट्स सी कि क्या समझौते होते हैं। तो देखो इसकी शुरुआत, अगला टॉपिक है मेरा लखनऊ पैक्ट, और लखनऊ पैक्ट की शुरुआत कहां से होगी, लखनऊ से होगी। लखनऊ के अंदर क्या होगा, कांग्रेस का सेशन होगा, ठीक है ना। और सेशन कैसा हुआ था, सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आई थी और मुस्लिम लीग भी आई थी, यानी कि ये ज्वाइंट सेशन था, ठीक है। अब देखो मुस्लिम लीग की तरफ से जो प्रेसिडेंट थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। अब ये देखते हैं कि व्हाट मेक दीज टू पार्टीज टू कम टुगेदर, ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों पार्टी एक साथ आई। व्हाट वर द एग्रीमेंट्स मेड इन द लखनऊ पैक्ट, यानी कि पहला चीज तो मुझे ये देखना है कि ऐसा क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडियन मुस्लिम लीग जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं सुहाते थे वो साथ साथ सेशन कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। यानी जिनकी विचारधाराएं अपोजिट हैं वो लोग साथ साथ आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ भाई। या फिर इस एग्रीमेंट के अंदर ऐसा क्या डिसीजन लिया गया दोनों ने, क्या किस बातों पे ये लोग एग्री करते हैं, उस चीज के बैकग्राउंड को हम समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा। 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ये स्टोरी पार्टीशन ऑफ बंगाल से लिंक होती है। 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक तरफ हिंदू पॉपुलेशन थी और दूसरी तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और इसी के अपोज में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और इस मूवमेंट में ये देखा गया था कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि मुस्लिम्स चाहते थे कि भाई उनके हिसाब से एक एरिया होना चाहिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी, तो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन इसमें कम था। और बिफोर पार्टीशन हिंदू वर इन मेजोरिटी इन बंगाल, पार्टीशन से पहले हिंदू बंगाल के अंदर मेजोरिटी के अंदर हुआ करते थे। तो कांग्रेस के लिए तो ये बैड डिसीजन था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और मुस्लिम्स के लिए ये डिसीजन गुड था, यानी कि मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग ये अच्छा डिसीजन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ये डिसीजन बहुत खराब था। इसीलिए मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करी जाती है 1906 के अंदर, जो हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। और अब देखो इसके बाद मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी पढ़ाया, उसके बाद एम्बलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन जिसको दिल्ली दरबार के अंदर वापस लिया गया। अब देखो क्या होता है, आइडिया वाज प्रेशराइज ब्रिटिश गवर्नमेंट टुगेदर एंड गेट देयर डिमांड्स अप्रूव्ड, यानी कि ये जो आइडिया था ज्वाइंट सेशन का वो क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ही आइडिया था कि भाई हम दोनों साथ में मिलकर आएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट से ना अपनी अपनी बातें मनवाएंगे। यानी कि अभी तक हम अलग अलग मिलकर बात कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम्स को क्या चाहिए था, सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया। 1909 में उन्होंने डिमांड करा था, लेकिन उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ इंडियंस को दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उनको एक जगह मिलनी चाहिए, यानी कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी एक मेंबर मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया। तो अब इनकी भी डिमांड ऐसी थी, तो इन्होंने डिसाइड करा क्यों ना हम दोनों एक साथ आ जाएं और एक साथ मिलकर अपनी अपनी डिमांड मनवा लेते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि भी दोनों साथ में मिलकर प्रेशर करेंगे इनके ऊपर, तो ये हमारी बात भी मानेंगे, यानी हिंदुओं की बात भी मानेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात भी मानेंगे और इंडियन मुस्लिम लीग की भी बात मानी जाएगी। यानी उनको पहले ऐसा लगता था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए उन्होंने अपनी एक पार्टी अलग से बनाई जिसका नाम उन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग रखा। यानी कि अब ये लोग सोच रहे हैं कि साथ में बुला लेते हैं, और जिन्ना ने इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, जिनकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ लखनऊ के अंदर सेशन के अंदर आए। और बेसिकली जिन्ना कौन थे, जिन्ना वो थे जिन्होंने 1906 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी थी और 1913 के अंदर इन्होंने मुस्लिम लीग, जैसे लोग पार्टी चेंज करते रहते हैं तो इन्होंने भी पार्टी बाद में मुस्लिम थे तो मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद आगे देखते हैं, और मुस्लिम इनको बोलते थे यू आर अ ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि ऐसा माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए एक ये सच्चे एम्बेसडर इनको माना जाता है कि दोनों को ये साथ में लेके आए, ठीक है। तो ये था बच्चे हमारा लखनऊ पैक्ट 1916, यानी कि लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर क्या होता है, ये लोग इकट्ठे होते हैं और इनका एक ही पर्पस होता है कि हम अपनी अपनी बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मनवाएंगे। और क्या क्या बातें मनवाएंगे, मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था, वायसराय की एग्जीक्यूटिव के काउंसिल के अंदर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी, साथ में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रहे थे, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या चाहिए था, सेल्फ गवर्नमेंट, इनको चाहिए था कि हमें अपनी
सरकार चाहिए। तो देखते हैं कि ब्रिटिशर सरकार हमें अपनी देंगे, कब देंगे, मुस्लिम्स को अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। तो दिस वाज द लखनऊ पैक्ट, ये हमारा लखनऊ पैक्ट था। अब देखो आप इसके आगे, अगला टॉपिक आएगा बच्चे चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट टॉपिक इज चंपारण सत्याग्रह। मैं आपको सीक्वेंस में करा रहा हूं कि एक के बाद कौन कौन से मूवमेंट हुए। हायरार्की नहीं तोड़ रहा हूं, हायरार्की में चल रहा हूं। 1916 तक चला था। 1916 के बाद अब आता हूं 1917, जिसको बोलते हैं हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे, पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, व्हाट वाज द इशू, गांधी जी का क्या रोल है, इसका क्या आउटकम आया और क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देखो क्या सिस्टम था। 1750 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ इंडिया के अंदर व्यापार करने आए थे, यानी ये लोग सिर्फ ट्रेडर्स थे उस समय। इंडिगो स्टार्टेड बीइंग ग्रोन कमर्शियल इन बेरार, अवध एंड बंगाल इन 1750। इंडिगो समझते हो बच्चे, इंडिगो को बताया गया? नील की खेती नील की खेती, नील की खेती इसमें ये लोग करते थे बेरार में, अवध में और बंगाल के अंदर। यानी कि नील जो बनता है ना, जिससे नील जैसे आप देखते हो ना कि कलर ब्लू कलर का जो नील होता है, वो नील की खेती, इसको इंडिगो बोलते हैं। तो इंडिगो की खेती करी जाती थी बेरार में, अवध में, बंगाल में 1750 के अंदर। और ये जो होता है, इंडिगो वाज यूज्ड टू मेक डाई। इंडिगो को हम डाई बनाने के लिए यूज करते थे, जो कि कपड़ों के अंदर जिससे कलर किया जाता था। ठीक है ना, यानी कि इंडिगो की खेती की जाती थी और इंडिगो से डाई बनाई जाती थी और डाई से कपड़ों के अंदर कलर किया जाता था। और इंडिया उस समय टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी। इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज भी अच्छी मार्केट है इंडिया टेक्सटाइल के लिए, लेकिन उस समय और बड़ी मार्केट हुआ करती थी टेक्सटाइल के अंदर। अब क्या था सीन, इंडिगो वाज एक्सपोर्टेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिगो जो था ये एक्सपोर्ट करा जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा टू चाइना, यूके, यूरोप। यानी कि चाइना को भी एक्सपोर्ट यही लोग करते थे, यूके को भी यही लोग एक्सपोर्ट करते थे और यूरोप को भी। ठीक है, बट लोकल फार्मर यूज टू अपोज इट्स कल्टीवेशन। क्यों? क्योंकि जो लोकल फार्मर थे वो बहुत ज्यादा अपोज करते थे कि भाई हमसे इंडिगो की खेती मत करवाओ। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जबरदस्ती इंडिगो की खेती करने पे मजबूर करती थी। क्योंकि पता है इंडिगो की खेती में प्रॉब्लम क्या थी, इंडिगो प्लांटेशन नीड्स मोर वाटर। यानी कि इस खेती में पानी ज्यादा देना पड़ता था, यानी कि बहुत ज्यादा पानी देना पड़ता था। इसीलिए फार्मर्स ना इसकी खेती करना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि भाई हमें इंडिगो की खेती नहीं करनी, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेशराइज करती थी कि भाई नहीं, आपने इंडिगो की खेती करनी है। और दूसरा, एंड इट मेक सॉइल इनफर्टाइल, यानी कि ये भूमि को ना अनउपजाऊ बनाती थी। यानी कि इंडिगो की खेती ज्यादा अगर आप बार बार करोगे तो आपकी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो अनउपजाऊ हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। यानी कि उसके अंदर बाद में आप किसी भी चीज की खेती नहीं कर पाओगे। यानी कि प्रॉब्लम इज दैट, क्या कहां से कहानी स्टार्ट होगी चंपारण सत्याग्रह की। प्रॉब्लम आ रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, उस समय इंडिगो की खेती करवाती थी और इंडिगो की खेती कराने के बाद उससे डाई बनाती थी और डाई को वो एक्सपोर्ट करती थी किसको, चाइना को, यूके को और यूरोप को। यानी कि इसकी खेती करके इंडिगो डाई बनाने में यूज होता था, जिसको ये एक्सपोर्ट किया करते थे। अब लोकल फार्मर इसकी खेती करना नहीं चाहते थे। उनको प्रॉब्लम क्या थी, दो प्रॉब्लम सबसे बड़ी, एक तो पानी बहुत ज्यादा देना पड़ता था और दूसरा सॉइल इनफर्टाइल भी हो रही है, ये भी एक प्रॉब्लम थी। अब देखो इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश प्लांटर्स और फार्मर्स के बीच में एक एग्रीमेंट करा गया, जिसको हम तीन खतिया सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली क्या था, जो कथ होता है ना, कथ, इट इज अ यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। एक लैंड मेजरमेंट की यूनिट हुआ करती थी और उस समय एक बीघा के अंदर 20 खत हुआ करते थे। यानी कि एक बीघा इक्वल टू 20 खत हुआ करते थे। आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है कि एक बीघा में क्या खत था, क्या सिस्टम था या नहीं था। बस आप इतना याद रख लो कि ब्रिटिशर्स के बीच में और फार्मर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसको हम तीन खतिया सिस्टम के नाम से जाना करते थे। और जो खत है ये एक मेजरमेंट यूनिट हुआ करती थी लैंड की, और एक बीघा के अंदर 20 खतिया हुआ करते थे उस समय। अब देखो जो ये पूरा हिस्सा है ना लैंड का, इंडियन फार्मर हैड टू ग्रो इंडिगो इन द 3/20 पार्ट ऑफ हिज लैंड। यानी कि इंडियन फार्मर्स को 3/20 पार्ट पे इंडिगो की खेती करनी ही होती थी। यानी कि उनके साथ एक एग्रीमेंट पहले से हो जाता था कि आप कम से कम पूरे एक बीघा में जैसे 20 खत, और 20 खत को अगर डिवाइड करोगे 3/20 हिस्से के अंदर आपने
इंडिगो की खेती करनी ही करनी है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, व्हाट वाज द इशू, प्रॉब्लम क्या थी भाई? ये तो 3 खतिया सिस्टम था कि भाई आपको 3/20 पे इंडिगो की खेती करनी है, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है दिक्कत करने की? प्रॉब्लम एक सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? 1915 के अंदर जर्मन इन्वेंटेड एन आर्टिफिशियल डाई। जर्मनी ने क्या करा? आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट कर दी। अब जब जर्मनी ने आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट कर दी तो नेचुरल डाई कौन खरीदेगा? और ये जो जर्मन की आर्टिफिशियल डाई थी, ये अंग्रेजों की डाई के कंपैरिजन में सस्ती हुआ करती थी, क्योंकि वो नेचुरल चीज आप लोगे और दूसरा आर्टिफिशियल लोगे, आपको महंगा पड़ेगा। कोई भी चीज हो, अब नेचुरल जूस अगर मार्केट से लोगे महंगा आएगा, और अगर आप टेट्रा पैक वाला जूस लोगे आपको सस्ता मिलेगा। तो क्या सेम सीन था? यानी कि 1915 के अंदर जर्मन ने इन्वेंट कर दी थी आर्टिफिशियल डाई, और जर्मन आर्टिफिशियल डाई विच वाज चीपर देन द ऑर्गेनिक इंडिगो डाई, यानी कि जो इंडिगो डाई से सस्ती हुआ करती थी। तो अब किसका डाई बिकने स्टार्ट हो जाएगी मार्केट के अंदर? जर्मन की डाई बिकनी स्टार्ट हो जाएगी, और इंडियंस की डाई बिकेगी नहीं। और 3 खतिया सिस्टम अभी चल ही रहा है, और स्टिल इंडिगो की खेती आप करोगे करोगे, आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो कि जितना भी आपके पास टोटल लैंड है उसके 3/20 हिस्से के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिगो की खेती करनी जरूरी है। और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जर्मन ने क्या कर लिया? आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट कर ली है, जो कि सस्ती भी है ब्रिटिशर्स की इंडिगो ऑर्गेनिक डाई के कंपैरिजन में। अब देखो क्या हुआ, धीरे धीरे इट इफेक्टेड इंडिगो डिमांड इन टेक्सटाइल मार्केट, यानी कि इंडिगो की डिमांड टेक्सटाइल मार्केट के अंदर अब कम हो गई। यानी कि इंडिगो की खेती अब लोग कर तो रहे थे, लेकिन इंडिगो बिक कम रहा था। क्यों बिक कम रहा था? क्योंकि उसके जगह पे जर्मनी की आर्टिफिशियल डाई इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। तो लोग जो यूके यूरोप वाले लोग थे, चाइना वाले लोग थे, अब वो इंडिगो नहीं खरीद रहे इंडिया से, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब वो लोग डाई नहीं खरीद रही है इंडिगो की, अब वो लोग खरीद रहे हैं जर्मन की आर्टिफिशियल डाई, क्योंकि वो सस्ती पड़ रही है। यानी कि अब इंडियन फार्मर को भी क्या करना पड़ेगा? दूसरी की चीजों की खेती करनी पड़ेगी। तो सो इंडियन फार्मर शिफ्टेड टू अदर कल्टीवेशन, यानी कि जो भारत के फार्मर थे वो दूसरी खेतियों के ऊपर शिफ्ट हो गए, यानी कि दूसरी फसलों को वो उगाएंगे, यानी कि अब हम इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। अब देखो, ब्रिटिश प्लांटर्स स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग इंडियन फार्मर्स, दे वर फोर्सिंग देम टू ग्रो इंडिगो विदाउट एनी पेमेंट फॉर इट। यानी कि जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, इन्होंने इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, और इनसे बोलने लगे कि भाई बिना पैसों के आप हमें इंडिगो उगा के दो। यानी कि एक तो पेमेंट भी नहीं करेंगे, और फिर इनसे बोल रहे हैं कि इंडिगो की खेती भी करो। और इंडिगो की खेती तो जब इनको पेमेंट मिलती थी तब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी? जो लैंड है हमारी, सॉइल है, वो क्या हो जाती है? इनफर्टाइल हो जाती है, और उसको पानी बहुत देना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो यानी कि ये तो राजी में इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे, और ऊपर से इनको इंडिगो खेती करने के लिए मजबूर करा जा रहा है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनके साथ बहुत जाती हो रही थी। अब देखो बेसिकली क्या होता है, लोकल लीडर्स ऑफ चंपारण, चंपारण एक जगह का नाम है, रीच साबरमती आश्रम टू मीट गांधी जी। यानी कि जो लोकल लीडर्स थे चंपारण के, वो गांधी जी के पास साबरमती आश्रम में पहुंचे, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी, दे रिक्वेस्टेड गांधी जी टू लुक एट द सिचुएशन इन चंपारण। यानी उन्होंने गांधी जी से बोला कि आप हमारी चंपारण में आओ और हमारी सिचुएशन को एक बार देखो कि हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके से फार्मर्स के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। यानी कि चंपारण के अंदर कुछ लीडर्स जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गांधी जी आप चंपारण में आइए और देखिए हमारे साथ क्या किया जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है मैं देखता हूँ। तो गांधी जी फॉर्म अ स्मॉल टीम ऑफ एमिएंट लॉयर्स कंप्राइजिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा अनुग्रह नारायण सिन्हा और ब्रज किशोर प्रसाद एटसेट्रा। यानी कि गांधी जी ने अपनी एक छोटी सी एमिएंट का मतलब होता है उस समय जो फेमस थे, कुछ फेमस लॉयर्स, बड़े बड़े लॉयर्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, देखो सारे इंटरनेशनल कांग्रेस में उस समय जितने भी लोग थे ना मैक्सिमम जो अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए थे, ऑल वर लॉयर्स। 90% लॉयर्स ने ज्वाइन कर रखी थी ये पार्टी, यानी वकीलों ने ज्वाइन कर रखी थी ये पार्टी। तो गांधी जी जो उस समय टॉप के वकील होते हैं उनके साथ मिलते हैं और एक टीम तैयार करते हैं जिसके अंदर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई चलो कहाँ चलना है, हमने अब चंपारण की तरफ चलना है। यानी कि चंपारण के अंदर वो निकल पड़ते हैं। अब गांधी जी अराइव इन चंपारण ऑन 10 अप्रैल 1917। फाइनली 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण के अंदर पहुंचते हैं, जो हमारे सत्याग्रह का नाम है चंपारण सत्याग्रह। तो आपको स्टोरी समझ में आई कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? वो जो फार्मर्स होंगे चंपारण के, वो परेशान होकर ब्रिटिशर्स से गांधी जी के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मालिक आप देखो कि हमारे साथ ऐसे ऐसे जाति हो रही है, जबरदस्ती नील की खेती हमसे कराई जा रही है और पैसे भी नहीं देते। पहले तो पैसे देते भी थे, अब पैसे भी नहीं देते, क्योंकि उसकी जगह पे जर्मन डाई आ चुकी है जो कि सस्ती है, और ब्रिटिशर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी तो उनकी डाई महंगी बिकेगी।
तो उनको अपनी डाई जर्मनी से सस्ती बेचनी थी, तो वो इंडियन फार्मर को पेमेंट करते ही नहीं थे, तो उनकी डाई एज इट इज मार्केट में बिक रही थी। तो ये गांधी जी के पास जाते हैं, तो गांधी जी फाइनली चंपारण के अंदर 10 अप्रैल 1917 को आ जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, गांधी जी आने के बाद एक्सेस द सिचुएशन एंड स्टार्टेड द सिग्नेचर कैंपेन, यानी कि गांधी जी सारी सिचुएशन को देखते हैं और उसके बाद एक सिग्नेचर कैंपेन चलाते हैं कि भाई कौन कौन से लोग इस चीज से परेशान है, यानी कि हर व्यक्ति से वो सिग्नेचर करवा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं कि अंगूठा लगवा दो कि भाई तुम भी इस चीज से परेशान हो। तो लोगों के सिग्नेचर करवा रहे हैं, अंगूठे लगवा रहे हैं कि भाई हम लोग भी इन चीजों से परेशान है। तो देखो क्या था, गांधी जी स्टार्टेड अ सिग्नेचर कैंपेन इन विच गांधी जी एंड हिज टीम ऑर्गेनाइज्ड अ डिटेल्ड सर्वे ऑफ द विलेजर्स accounting their atrocities, terrible episode of sufferings, including their social status, source of income, land they possess, सबका इन्होंने सर्वे करवाया गांधी जी ने। और फाइनली क्या हुआ, गांधी जब जी एक काम कर रहे थे, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल 1917 में फॉर क्रिएटिंग अनरेस्ट इन द एरिया, यानी कि इस एरिया के अंदर अनरेस्ट उत्पन्न करने के उसमें गांधी जी को फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, 1917 के अंदर अरेस्ट कर लेती है। अब गांधी जी को 18 अप्रैल 1917 को अपियर करा जाता है मोतीहारी कोर्ट के अंदर, और मोतीहारी कोर्ट के अंदर वहां से पूछा जाता है, गांधी जी से बोला जाता है कि भाई आप ये बताओ कि हम आपको अरेस्ट क्यों ना करें, क्या प्रॉब्लम है आपकी, भाई आपने ये काम क्यों करा। तो गांधी जी बड़े प्यार से बोलते हैं कि हाँ मैंने अनरेस्ट क्रिएट करा, मैं वहां पे गया। तो वहां पे जो कलेक्टर होते हैं ना, उनसे बड़े खुश होते हैं, क्योंकि गांधी जी बिल्कुल सच का साथ देते हैं। यानी कि गांधी जी बोलते हैं, भी इनसे पूछा जाता है, जो जी जज होते हैं यहाँ पे, कलेक्टर बैठे होते हैं, ये गांधी जी से पूछते हैं कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेन आई है, आप एरिया के अंदर ना अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। तो गांधी जी बोलते हैं हाँ मैं गया, मैंने चंपारण के लोगों से बोला कि आप सिग्नेचर करके दो, मैं एक सर्वे करवा रहा हूँ, मैंने करवाया ऐसा। तो जो कलेक्टर होते हैं वो शॉक होते हैं कि भाई कोई पहली बार अपना जुर्म खुद कबूल कर रहा है, तो वो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और तभी इसका नाम पता है क्या है, देखो इसका नाम क्या रखा गया, चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्या का मतलब सच बोल के उन्होंने आग्रह करा ब्रिटिश से, यानी कि चंपारण सत्याग्रह का मतलब ही क्या है, गांधी जी ने सच बोला और सच बोल के ब्रिटिश गवर्नमेंट से आग्रह करेंगे और वो अपनी बात ब्रिटिशर से मनवा लेंगे। तो लोगों को अब पता है क्या लगेगा, लोगों को ना गांधी जी यहाँ से फेमस होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि गांधी जी अपनी हर बात ना ब्रिटिशर से सिर्फ सच बोल के मनवाएंगे, बड़े प्यार से बात करके मनवाएंगे। तो लोग ना हर आंदोलन में गांधी जी को आगे करेंगे और पूरा देश गांधी जी के पीछे पीछे चलेगा कि भाई किसी तरह की वायलेंस भी नहीं है, और गांधी जी बड़े प्यार से अपनी बात ब्रिटिशर से मनवा लेते हैं। तो देखो क्या होगा, यानी कि गांधी जी को जेल में डाला गया और वहां पे जो कलेक्टर होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि भाई आपके खिलाफ ऐसे ऐसे चार्जेस हैं, क्या आप मानते हो। तो गांधी जी बोलते हैं हाँ मैं मानता हूँ। तो कलेक्टर बोलते हैं यू आर फ्री टू कंडक्ट द इंक्वायरी और द सर्वे। कलेक्टर उनको ऑर्डर देते हैं कि ठीक है आप सर्वे कर सकते हो, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ। यानी कि कलेक्टर उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और उनको फाइनली अलाउ कर देते हैं, यू कैन डू, आप सर्वे करो। फिर गांधी जी छूट जाते हैं जेल से। गांधी जी एंड हिज टीम रिज्यूम द सिग्नेचर कैंपेन। अभी अपना सिग्नेचर कैंपेन फिर से स्टार्ट करते हैं, इन विच गांधी जी एंड हिज टीम वर कंडक्टिंग डिटेल सर्वे ऑफ द विलेजर्स, जिसके अंदर ये डिटेल सर्वे कर रहे हैं विलेजर्स का, गांव वालों का डिटेल सर्वे करते हैं। इसके बाद सर्वे करने के बाद गांधी जी प्रेजेंटेड अराउंड 4000 फाइल्स इन फ्रंट ऑफ चंपारण लोकल अथॉरिटी, यानी कि जो चंपारण लोकल अथॉरिटी में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स बैठा होता है उसके सामने 4000 फाइलें गांधी जी प्रेजेंट करते हैं। और दीज फाइल कंटेन द डिटेल सर्वे एंड द सिग्नेचर ऑफ द विलेजर्स। हर गांव वाले के सिग्नेचर्स होते हैं और उनका डिटेल सर्वे होता है। और फाइनली इससे प्रभावित होकर जो वो जो लोकल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी में ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं वो एक इंडिगो कमीशन अपॉइंट करते हैं, और गवर्नमेंट अपॉइंट इंडिगो कमीशन टू लुक इनटू दिस मैटर। इस मैटर में देखने के लिए एक इंडिगो कमीशन बनाया जाता है। गांधी जी वाज आल्सो मेड वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस कमीशन। इस कमीशन का मेंबर गांधी जी को भी बनाया जाता है। और उसके बाद बेस्ड ऑन द इंडिगो कमीशन रिपोर्ट बिहार एंड उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल पास चंपारण अग्रहण एक्ट ऑन 4 मार्च 1918, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर चंपारण अग्रहण एक्ट अनाउंस हो जाता है, और जिसके थ्रू 3 खतिया सिस्टम जो हुआ करता था कि 3/20 हिस्से पे क्या करानी पड़ेगी आपको, इंडिगो की खेती करनी है, वो खत्म हो गया था। यानी कि 3 खतिया सिस्टम को अब खत्म कर दिया जाता है। और इसी के साथ शुरुआत होती है गांधी इरा की, यानी कि गांधी की जो शुरुआत होती है, गांधी जी की जो शुरुआत होती है आंदोलन की, वो चंपारण सत्याग्रह से ही स्टार्ट होता है। यानी कि चंपारण एक छोटी सी जगह का नाम है जो बिहार के अंदर है, वहीं से गांधी जी की शुरुआत होती है और इसी को हम बोलते हैं गांधीयन इरा बिगिंस। अब इसके बाद जितने भी प्रोटेस्ट होंगे,
जितने भी आंदोलन होंगे, जितने भी सत्याग्रह होंगे, उस सब में किसका रोल रहेगा? सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का। यानी कि गांधी जी ने बड़े प्यार से एक कमीशन बनवाया जिसका नाम इंडिगो कमीशन था, उसके मेंबर भी बने और फाइनली उन्होंने जो 3 खतिया सिस्टम था उसको एबोलिश करवा दिया। यानी ये 3 खतिया सिस्टम खत्म हो गया 4 मार्च 1918 को। तो ये था हमारे पास चंपारण सत्याग्रह। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट चंपारण सत्याग्रह के बारे में? नहीं? चलो आगे अगला टॉपिक देखो। इसके बाद टॉपिक है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अच्छा टॉपिक है ये भी। सर जी बोलिए बच्चे। सर जो ये सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब खत्म कब हुआ था सर? ईयर कौन सा था इसका? 1918 ओके। फाइनली जब एक्ट आ गया तो सत्याग्रह खत्म। चलो अब आप आओ अहमदाबाद मेल स्ट्राइक। अब ये क्या स्टोरी है भाई अहमदाबाद की? देखो इसके लिए थोड़ा सा फिर इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि क्या हुआ इस अहमदाबाद मेल स्ट्राइक के अंदर। अहमदाबाद वाज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अहमदाबाद उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सेकंड लार्जेस्ट सिटी हुआ करती थी और अंडर द ब्रिटिश द कॉटन इंडस्ट्री ग्रू इन द सिटी एंड द अहमदाबाद बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी कि 20th सेंचुरी का अहमदाबाद एक इंडस्ट्रियल अच्छा मॉडर्न टाउन बन गया था क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी। अब क्या होता है, अगस्त 1917 का टाइम होता है। देयर वाज अ इंटेंस आउटब्रेक ऑफ प्लेग। प्लेग क्या थी? एक बेसिकली बीमारी थी जो कि चूहों से फैली थी इंडिया के अंदर। जैसे आज के टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है ना, वैसे ही अगस्त 1917 में इंडिया के अंदर एक और बीमारी फैली थी जिसका नाम था प्लेग। ये चूहों से फैलने वाली एक बीमारी थी। ऑलमोस्ट 10% ऑफ द अहमदाबाद पॉपुलेशन वाज वाइप आउट विद इन फ्यू मंथ्स। यानी कि अहमदाबाद की 10% पॉपुलेशन खत्म। यानी कि कोरोना ने भी इतना नुकसान अभी तक नहीं पहुंचाया जितना नुकसान उस समय ये प्लेग नाम की बीमारी पहुंचा चुकी थी। यानी कि 10% पॉपुलेशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब बीमारी फैलेगी, जो वैसे आपने देखा ना कि दिल्ली के अंदर जब कोरोना के केस ज्यादा हुए, लॉकडाउन लगा, तो लोग ना अपना काम छोड़ छोड़ के घर जाने लगे, लाइन लग गई, कोई ट्रेन में चढ़ा हुआ है, कोई कहीं पे लगा हुआ है। तो वैसे ही क्या होगा, जब ये प्लेग अहमदाबाद के अंदर बढ़ेगा और यहाँ पे जो वर्कर्स होंगे वो छोड़ के जाएंगे, तो अहमदाबाद की मील के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो टॉपिक ही क्या है हमारा, अहमदाबाद मील स्ट्राइक। और किस चीज के लिए स्ट्राइक होगी वो देखेंगे अभी। तो आप अभी स्टोरी देख रहे हो कि स्ट्राइक की वजह क्या है। तो वजह हम वही रीजन देख रहे हैं कि अगस्त 1917 के अंदर क्या होता है, अहमदाबाद के अंदर प्लेग फैल जाता है, बीमारी फैल जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन खत्म हो जाती है कुछ मंथ के अंदर अंदर। अब क्या होता है, टेक्सटाइल मिल ऑनर्स वर वरीड ऑफ रिड्यूस लेबर। यानी कि टेक्सटाइल मिलों के जो ऑनर होते हैं उनको बहुत चिंता होने लगती है कि भाई लेबर तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, यानी आप खुद तो काम करेंगे नहीं, बोलो वर्कर्स कहां से आएंगे, ये प्रॉब्लम थी। अब देखो क्या था, इसलिए सो इन ऑर्डर टू रिटेन द वर्किंग क्लास टेक्सटाइल मिल्स अनाउंस अ बोनस। उन्होंने क्या करा, एक बोनस अनाउंस करा कि भाई जो जो काम करेगा ना उसको बोनस देंगे, और उसका नाम रखा गया प्लेग बोनस। यानी कि इस प्लेग बीमारी में जो भी काम करेगा हमारे अहमदाबाद के अंदर हम उसको बोनस देंगे, क्योंकि आप अपनी जान का जोखिम करके काम कर रहे हो तो इसलिए आपको हमें बोनस दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इन सम टेक्सटाइल मिल दिस प्लेग बोनस वाज एज मच ऑफ 80% ऑफ द वर्कर वेज। यानी कि कुछ टेक्सटाइल मिल में ये 80% तक था। यानी अगर किसी को 10,000 सैलरी मिल रही है तो उसको 18,000 रुपए मिलेंगे, 8,000 रुपए का प्लेग बोनस भी मिलेगा। अब इसके बाद क्या होता है, यानी कि ये जो बीमारी स्टार्ट हुई थी अगस्त 1917 में स्टार्ट हुई थी, बाय द जनवरी 1918 प्लेग एंडेड। यानी कि जो बीमारी आई थी, फैली थी, ये खत्म हो गई। एंड टेक्सटाइल मिल स्टॉप पेइंग बोनस टू द वर्कर्स। यानी कि अब टेक्सटाइल मिल भी क्या करेंगे, अभी उन्होंने तो लालच दिया था कि जिस समय बीमारी थी उस समय उन्होंने बोनस पे करा, और जब बीमारी खत्म होगी तो उन्होंने क्या करा, बोनस पे करना स्टॉप कर दिया। यानी कि वर्कर्स को बोनस देना अब उन्होंने रोक दिया, यानी कि बोनस अब वो पे नहीं करेंगे।
अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही प्लेग एंड हुआ जनवरी 1918 में, ये लोग क्या करते हैं, बोनस देना बंद कर देते हैं। अब बोनस बिल्कुल बंद हो जाता है तो मिल के जो वर्कर्स होते हैं वो बोलते हैं एटलीस्ट लुक एट द इन्फ्लेशन। भाई आप देखो कोरोना के बाद भी कितनी महंगाई बढ़ गई, हर चीज महंगी हो गई है, कोई भी चीज सस्ती नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि सबको पता है जो उनका कोरोना में लॉस हुआ है ना, उसको वो सब रिकवर कर रहे हैं। जो 100 रुपए वाली चीज है वो 110 120 की बिक रही है, तो उसका रीजन है क्योंकि लोगों ने कोरोना टाइम के अंदर घर से जेब से रेंट पे किया, तो कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे वो उस चीज को, खर्चे को। बिजनेस बंद रहे हैं, दुकानें बंद रही हैं, तो वो सब हमसे ही वसूला जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक सेकेंड बच्चे जरा जस्ट वेट। देखो बच्चे, फिर हम यहाँ तक पहुंच गए, इन्होंने बोला वर्कर्स ने, देखो मैंने ये पता है कौन सा मूवी का सीन, कूली मूवी का सीन डाला है यहाँ पे। अमिताभ बच्चन उसमें मिल का वर्कर बनता है ना, वो स्ट्राइक करता है, मिल का वो वर्करों का लीडर होता है, ये वही वाला समझ लो आप, ये सारे मिल के वर्कर है। तो मैंने यहाँ अमिताभ बच्चन की फोटो इसलिए बनाई है बस। एटलीस्ट लुक एट द इन्फ्लेशन, इन्होंने बोला भाई महंगाई देखो कम से कम, तुमने तो बोनस देना बंद कर दिया, कि तुम्हारा अपना काम निकला, प्लेग खत्म हुआ और तुमने अपना काम हमसे करवाया, तब तक बोनस देते रहे, और जैसे ही प्लेग खत्म हुआ उन्होंने बोनस देना ही बंद कर दिया। तो इन्होंने मजदूरों ने बोला भाई कम से कम ये तो देखो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, अगर बोनस 80% 50% नहीं दे रहे, कुछ तो दो बोनस, यानी कि कुछ तो बोनस हमें मिलना चाहिए एटलीस्ट। ये तो देखो आप लोग की महंगाई कितनी बढ़ चुकी है इस समय। अब देखो वर्कर्स डिमांडेड डियरनेस, यानी कि जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, यानी कि डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं, रहने के लिए हमें कुछ अलाउंस चाहिए ऑफ 50% ऑफ देयर वेजेस इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर लिवलीहुड। यानी इन्होंने बोला कि एक काम करो, एटलीस्ट 50% तो हमें बोनस दो, आप 80% तक नहीं दे रहे, 50% तक डियरनेस अलाउंस दे दो, कॉस्ट ऑफ लिविंग तो दो, जिससे कि हम रह पाए सिटी के अंदर, अदरवाइज हम कैसे रह पाएंगे इतनी कम पूरी। आप सोचो ना कि किसी को 10,000 रुपए मिलते हैं, वो अपनी फैमिली कैसे चला सकता है, अगर उसके बच्चे भी हैं, परिवार भी, आप सोच सकते हो कि उनको अगर स्कूल में ही पढ़ाएगा तो कितना खर्चा आएगा, वो कैसे कर सकता है दिल्ली जैसे शहर के अंदर या अहमदाबाद जैसे शहर के अंदर। तो उन्होंने बोला कि भाई कम से कम आप हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग तो दो, और कितना डिमांड करा इन्होंने, 50% मांगा। अब क्या होता है, मिल ओनर्स ने बोला भैया हम देंगे सिर्फ और सिर्फ 20%। अब यानी कि इनके बीच में लड़ाई चल रही है, डिमांड है इनकी 50%, मिल ओनर्स कह रहे हैं कि हम कितना देंगे, 20% देंगे। ये चाहते हैं कि इनको बोनस मिले 50%, मिल ओनर्स बोलते हैं कि हम देंगे सिर्फ और सिर्फ 20%। अब देखो क्या होता है, द कन्फ्लिक्ट एस्केल, सो वर्कर स्टार्ट द प्रोटेस्ट, और वर्कर्स ने क्या कर दिया, अब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, इन्होंने क्या करा, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्टार्टेड रिक्रूटिंग वीवर्स फ्रॉम बॉम्बे, और इन्होंने क्या कर दिया, लोगों को भर्ती करना स्टार्ट कर दिया बॉम्बे से, क्योंकि भैया काम करने वालों की कमी तो है नहीं, आप स्ट्राइक करोगे तो मैं दूसरे वर्कर्स को ले आऊंगा। तो उन्होंने दूसरे वर्कर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि मिल ओनर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो वर्कर्स होते हैं, ये जो वर्कर्स होते हैं ये जाते हैं अनुसुईया साराभाई के पास। अनुसुईया साराभाई उस समय एक सोशलिस्ट होती हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता होती हैं। तो सारे के सारे वर्कर्स अनुसुईया साराभाई के पास जाते हैं, और अनुसुईया साराभाई के जो फादर होते हैं अंबालाल साराभाई, वो मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष होते हैं। तो ये अनुसुईया साराभाई के पास जाते हैं और ये बोलती हैं अनुसुईया साराभाई, भाई इससे मैं कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर, यानी कि ये मेरे हाथ से बाहर की बात है, आप एक काम करो, आप किसके पास जाओ, गांधी जी के पास जाओ। तो अनुसुईया साराभाई खुद गांधी जी के पास जाती हैं, यानी कि अनुसुईया साराभाई अब पहुंचती हैं गांधी जी के पास, और आज गांधी जी बोलते हैं कि भाई ठीक है, ऐसे उनको सारी सिचुएशन बताई जाती है कि भाई अहमदाबाद के अंदर ऐसे ऐसे हुआ और वर्कर्स इस तरीके से डिमांड कर रहे हैं। पहले तो 80% तक बोनस दे दिया जब फ्लैग चल रहा था, जैसे ही फ्लैग खत्म हुआ इन्होंने बोनस खत्म कर दिया, और उसके बाद वर्कर्स सब कह रहे हैं कि कम से कम चलो इन्फ्लेशन देख के 50% तो बोनस दो, लेकिन मिल ओनर्स का कहना है कि हम 20% देंगे। और वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है, और मिल ओनर्स ने क्या करा, बॉम्बे से वर्कर्स बुला लिए, और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, वो हमारे पास कंप्लेन लेके आए। तो गांधी जी ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनकी भी मदद करेंगे। तो गांधी जी प्रपोज एन आर्बिट्रेशन बोर्ड, एक आर्बिट्रेशन बोर्ड बनाया कि जो किस किस के बीच में बात करेगा, मिल ओनर्स के बीच में बात कराएगा, और साथ में उन फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में, यानी कि मिल ओनर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में अब आर्बिट्रेशन होगा। तो देखो, द ट्रिब्यूनल हैड 3 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच साइड टू एंगेज इन डायलॉग टू रिजॉल्व द इशू।
यानी कि एक आर्बिट्रेशन बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अंदर फैक्ट्री के वर्कर्स भी बैठेंगे और मिल के ऑनर्स भी बैठेंगे और गांधी जी खुद भी रहेंगे। यानी कि भाई मैं इनको दोनों को बिठाता हूँ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह, मिलके ऑनर्स भी बैठेंगे और वर्कर्स भी बैठेंगे और बैठ के बात करेंगे, इनके बीच में मैं बैठूंगा वहां पे खुद, यानी कि मैं खुद बैठ के इसको करवाऊंगा। तो अब क्या होता है, अनुसुईया साराभाई कहते हैं कि भाई मिल ऑनर्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो 20% तक इंक्रीज करने के लिए तैयार है। तो मिल ऑनर्स अनाउंस दैट दे वुड ओनली इनवाइट द वर्कर्स हु एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 20% इंक्रीज इन वेज। यानी कि उन्होंने बोला कि 20% तक बढ़ा दिया गया है अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है इस सिचुएशन में, पता है क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही 20% की अनाउंसमेंट आएगी ना, जो लोग काफी दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे ना वो लोग टूट जाएंगे और वो टूट के ना फिर से काम करने निकल पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आती है, अभी गांधी जी बोलेंगे भाई मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, और जैसे ही वो 20% अनाउंस करते हैं उसके बाद तुम लोग चल पड़ते हो, तो फिर ऐसे कैसे मैं प्रोटेस्ट करके तुम्हारा 50% करवा पाऊंगा। तो देखो क्या होता है, आगे देखो, गांधी जी अर्ज द वर्कर टू स्टे फर्म इन डिमांडिंग इकोनॉमिक जस्टिस। गांधी जी बोलते हैं भैया बने रहो आंदोलन के अंदर, हमें जस्टिस मिलेगा। Also, Gandhiji analyzed the condition of textile industry, compared the wages with Bombay, analyzed economic effect of British war and economic living condition of workers। उन्होंने ये भी करा कि भाई पैसे इनको वाकई में मिलने चाहिए। तो गांधी जी ने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आप 20% मत दो, आप 50% मत दो, आप एक काम करो, मैं महंगाई के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ कि कितना परसेंट मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने सारा आइडिया लगाया, अपना दिमाग चलाया और बोला कि भाई कम से कम 35% की महंगाई तो है, यानी आप एक काम करो, आप 20 तो दे ही रहे हो, वो 50 मांग रहे हैं, आप एक काम करो 15 वहां से कम करो और 15 यहां से बढ़ाओ, यानी कि आप मेरी बात मानो और 35% बोनस अलाउ कर दो और 35% के लिए मैं इन वर्कर्स को मना लूंगा। यानी कि गांधी जी ने सारी चीज एनालाइज करी और गांधी जी को ये लगा कि भाई वॉर वगैरह भी हुई है, सब कुछ हुआ है, तो उसके हिसाब से जो बोनस होना चाहिए वो 50% तो ज्यादा है, तो कम से कम कितना होना चाहिए भाई, 20% कम है, तो कम से कम इतना होना चाहिए कि ना ज्यादा हो ना कम हो, तो 35% बोनस तो होना ही चाहिए। तो गांधी जी ने सारी कंडीशंस देखी, उन्होंने प्रॉफिट्स देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, उन्होंने सैलरी कंपेयर करी, उन्होंने इन्फ्लेशन देखा, उन्होंने लिविंग कंडीशंस देखा और सारी केस स्टडी को एनालाइज करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई बोनस का अमाउंट कितना होना चाहिए, अब 35% होना चाहिए। और ये लोग कितना बोल रहे हैं, अंबालाल साराभाई जो कि अध्यक्ष है मिल ऑनर एसोसिएशन के, वो कह रहे हैं कि भैया 20% मिलेगा। गांधी जी कह रहे हैं नहीं, 35% बोनस चाहिए हमें इससे कम बोनस में बात नहीं बनेगी क्योंकि महंगाई अब बढ़ चुकी है। अब क्या था, सारे के सारे वर्कर्स गांधी जी के पीछे खड़े हुए हैं और in March 1918 under the leadership of महात्मा गांधी there was a strike in the cotton mill। और कॉटन मिल के अंदर क्या हो जाती है अब गांधी जी के नेतृत्व में स्ट्राइक, क्योंकि बात नहीं बन रही, वो लोग 20% पे अटके हुए, गांधी जी कह रहे हैं कि 50 मत दो, कम से कम मैंने सारी केस स्टडी कर ली, 35% बोनस तो बनता है, यानी कि वो 35% बोनस की डिमांड कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है, एज द डे पास, जैसे जैसे दिन निकलते हैं, वर्कर्स बिकम इम्पेशेंट, वर्करों का ना पेशेंस टूटने लगता है, एंड ड्यू went ahead to accept the offer of 20% wages hike। यानी कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता कि भाई हमें आपको 20% वाला जो ये लोग ज्यादा दे रहे हैं ना उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यानी कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और ये सोचते हैं कि भाई एक काम करते हैं, क्यों ना ये 20% ही एक्सेप्ट कर लो, यानी कि जो मिल रहा है वही सही। यानी कि इनका धैर्य टूटने लगता है क्योंकि भाई कब तक आप लगे रहोगे, प्रोटेस्ट करते रहोगे, खाने के लिए तो चाहिएगा ना आपको, तो वर्कर्स का ना धैर्य टूटने लगता है। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी अनाउंस दैट ही विल नॉट टच द फूड। जैसे ही क्या होता है, वर्कर्स मिल के अंदर जाने लगते हैं, गांधी जी अनाउंस कर देते हैं कि आई विल नॉट टच द फूड, मैं फूड टच नहीं करूंगा, अल्टिल द वर्कर्स कंटिन्यू द स्ट्राइक टिल द सेटलमेंट इज रीच। यानी कि वो वर्कर्स क्योंकि उनको छोड़ के जाने लगते हैं, भाई गांधी जी ने स्ट्राइक किसके लिए स्टार्ट करी, वर्कर्स के लिए, और वर्कर्स ही छोड़ के चले जाएंगे तो फिर स्ट्राइक कैसे होगी। तो यानी कि गांधी जी को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैंने स्ट्राइक स्टार्ट करी और तुम ही लोग छोड़ के जा रहे हो, तो अगर नेता को आप छोड़ के चले जाओगे तो उसका तो आंदोलन करना बेकार। तो गांधी जी बोलते हैं भाई मैं फूड टच नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा अगर तुम लोग ऐसे करोगे, जब तक सारे वर्कर्स वापस नहीं आ जाते। तो जैसे ही वर्कर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि गांधी जी ने ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो फूड टच नहीं करेंगे, तो सारे के सारे वर्कर्स वापस से गांधी जी को रिज्वाइन कर लेते हैं, उनसे माफी मांगते हैं कि ठीक है हम आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। तो ऐसी न्यूज सुनने के बाद सारे के सारे वापस आ जाते हैं। गांधी जी फास्ट मेड एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के माइंड पे बहुत गहरा असर पड़ता है कि यार सामने वाला व्यक्ति हमारी वजह से भूखा रहेगा और उसको क्या मिल रहा है, तो दे केम बैक एंड कंटिन्यू द स्ट्राइक। वो लोग क्या करते हैं,
फिर से स्ट्राइक कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, नरवे वाला रेप केस हुआ था, जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आई, क्या हुआ? अरे अन्ना हजारे ने क्या रखे थे? फास्ट रखे थे ना, तो पब्लिक की कितनी सिंपैथी मिली, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनवा दी दिल्ली वालों ने। एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है इस हंगर स्ट्राइक का। तभी भूख हड़ताल रखी जाती है, क्योंकि भूख हड़ताल रखना कोई मजाक नहीं है। आप एक दिन खाना ना खाओ, 2 घंटे खाना ना खाओ, आपको भूख लगने लगेगी, समझ रहे हो? जो आदमी बहुत ज्यादा फूडी हो वो तो कैसे रह सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो गांधी जी ने तो बोल दिया कि मैं फूड टच नहीं करूंगा, और लोगों को लगा कि भाई यार गांधी जी ने ऐसा बोल दिया और हमारे वजह से वो आए हुए हैं और हम यहाँ पे आ गए, तो सारे के सारे वर्कर रीज्वाइन कर लेते हैं कि ठीक है, एक बार माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये सारे के सारे ज्वाइन करते हैं, फिर अंबालाल साराभाई कहते हैं ठीक है भाई, क्योंकि अब उनको समझ में आ जाता है कि भाई गांधी जी यहाँ से हटने वाले हैं नहीं और वर्कर्स भी स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे, तो बोलते हैं ठीक है, मैं आपकी डिमांड 35% बोनस की मानने के लिए तैयार हूँ। तो दिस वाज द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये था हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। एनीबॉडी? यस सर, ये पूरा 1918 में है या इसमें कोई ईयर डिफरेंस आएगा कहीं पे? नेक्स्ट कोई ईयर नहीं है, 1918 कंप्लीट। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, क्योंकि स्ट्राइक जो हुई वो 1918 में हुई, और रीजन क्या था उसका? वो फ्लैग बोनस, वहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो पहले मैंने आपको स्टोरी बताई और फिर बोनस 35% के बोनस की मांग की, बस इसी पे इतना बड़ा सत्याग्रह हुआ। तो गांधी जी ने कोई वायलेंस नहीं करा, बड़े प्यार से बात मनवा ली अपनी, 35% बोनस अलाउ करवा दिया। तो गांधी जी का जब बोलते हैं ना लोग उनको फादर ऑफ नेशन की, गांधी जी ने क्या किया? भाई बहुत कुछ किया हुआ है। अभी सारे प्रोटेस्ट में देखना गांधी जी का ही रोल है। अब तभी बोलते हैं कि गांधी ने स्टार्ट हो चुका है, चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी का रोल स्टार्ट हो जाता है। अब ये टिल द 1947 रहेगा, गांधी जी का हर चीज में, हर मूवमेंट में रोल रहेगा। जो भी मूवमेंट होगा गांधी जी आगे होंगे उस मूवमेंट में, और पब्लिक उनकी बात मानती है। वो जो एक बार अनाउंस कर देते हैं, हर कोई उनकी बात मानता है। इवन क्या होगा आगे जाके आप देखोगे ना, अपोजिशन पार्टी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो चाहे मुस्लिम लीग के नेता हो, वो भी उनकी बात मानेंगे, सब लोग इनकी बात मानेंगे। तो गांधी जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अभी। ठीक है, तो ये था हमारे पास अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो ये सारे